अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो वेव्स एंड अकूस्टिक्स का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव की वो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या खसूसियात हैं जिनकी बेसिस पे हम दो साउंड्स में फ़र्क महसूस कर पाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और आपके एक तरफ मैं खड़ा हूं और कोई बात कर रहा हूं और दूसरी तरफ आपका कोई और जानने वाला दोस्त, भाई, बहन खड़ा हो और वो बात कर रहा हो, भले आपकी आंखें बंद हो लेकिन उसके बावजूद आप पहचान सकोगे कि यार ये वाली बात मेरे भाई ने नहीं बोली या ये वाली बात मेरी बहन ने नहीं बोली, ये वाली बात बिलाल ने बोली है। तो आपका दिमाग वो क्या फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे ये तमीज़ कर पा रहा है कि ये आवाज़ इस इंस्ट्रूमेंट से आई है। अरे भैया हम बोलते हैं हमारा भी तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, ये जो वोकल कॉर्ड है जहाँ से साउंड एनर्जी निकल रही है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से आ रही है ये आवाज़ आप बता सकते हो। सिमिलरली भले आपकी आंखें बंद कर दी जाएं, अगर एक बंदा पियानो बजाता है, एक बंदा गिटार बजाता है, एक बंदा तबला बजाता है, एक बंदा वायोलिन बजाता है और अब्बा हारमोनियम बजाते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने कानों की मदद से सुनकर फैसला कर सकते हो कि ये आवाज़ किस इंस्ट्रूमेंट से आई है। तो आज की क्लास में हमने यही देखना है कि कौन सी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी बेसिस पे साउंड्स एक दूसरे से डिफर करती हैं। ठीक है भैया, हेडिंग लगा लो अपने पास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। देखो भैया, कुल मिला के हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है, अच्छा आगे चलने से पहले सर ये वाला टॉपिक पहले ये बता दीजिए कौन से बोर्ड की किताब में मौजूद है। मेरे बेटा मज़ेदार बात तो ये है, क्लास 11 के लेवल के ऊपर ये टॉपिक किसी भी किताब में नहीं है। आपको अपनी 9th या 10 की किताबों में वेव्स के अंदर ये टॉपिक मिल जाएगा। आप अपनी 10th की किताब उठाना या 9th की किताब उठाना, जहां पर भी वेव्स का पार्ट डला हुआ है वहां पे ये है। तो सर आप इसको यहां पर क्यों मुकम्मल करा रहे हैं? बच्चे होता क्या है, हम लोग 11 और 12 की सीरीज़ बना रहे हैं ई कैट एम डी कैट को सामने रखते हुए, ताकि आप 11 और 12 का कोर्स मुकम्मल करते करते एंट्री टेस्ट की भी तैयारी साथ में करते चलो। तो इससे रिलेटेड जो सवाल हमारा आज का टारगेट क्वेश्चन रहेगा वो नस्ट 2021 में पूछा गया, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2021 का क्वेश्चन है, आपके सामने मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये आपसे हल हो रहा है तो आगे आपको नया कुछ भी नहीं मिलेगा, आप इसको स्किप करके अगले लेक्चर पर जा सकते हो। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है मेरा बेटा, हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है या जिसके ऊपर हमारा दिमाग दो साउंड वेव्स को डिफरेंशिएट करता है। एक मेरा बेटा हमारे पास है लाउडनेस ऑफ अ साउंड, एक है मेरा बेटा हमारे पास पिच ऑफ साउंड वेव और एक है मेरा बेटा हमारे पास क्वालिटी ऑफ साउंड वेव। ये 3 चीज़ें जिनके ऊपर हमने बात करनी है। लाउडनेस क्या है, कैसे कैलकुलेट होती है, किन पैरामीटर पर डिपेंड करती है। पिच क्या है, अगर ये चेंज हो तो साउंड में क्या फ़र्क आता है। ये क्वालिटी क्या है, ये चेंज हो तो साउंड में क्या फ़र्क आता है। ये सारी हमारी बातचीत होगी। ठीक है, बगैर मस्ती करे, बगैर टाइम ज़ाया किए पहले वाले कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं, दैट इज द लाउडनेस ऑफ अ साउंड। ठीक है मेरा बेटा, लाउडनेस ऑफ अ साउंड ये वो पैरामीटर है जिसकी बेसिस के ऊपर आपका दिमाग ये फैसला करता है कि एक ही इंस्ट्रूमेंट से आने वाली आवाज़ कब ऊंची हो गई है और कब नीची हो गई है। ऊंची से मुराद जोर की आवाज आ रही है, नीचे से मुराद वीक साउंड आ रही है या फीबल साउंड आ रही है। लाउडनेस की बेसिस के ऊपर आप तय करते हो कि कब कोई बंदा चीखा है और कब किसी बंदे ने सिर्फ विस्पर किया है, हल्के से सरगोशी की है, आहिस्ता से बोला है। या आप यूं भी कह सकते हो कि लाउडनेस की बेसिस पे आपका दिमाग ये डिफरेंशिएट करता है कि एक ही इंस्ट्रूमेंट से, एक ही जगह से, एक ही बंदे से आवाज़ आ रही है, वो कब आपके पास ऊंची है और कब आपके पास वीक है या आपके पास फीबल है। ये सारे अल्फाज यूज़ करते हैं। क्लियर? तो आप क्या लिखोगे? पहली चीज़, लाउडनेस ऑफ साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ शाउट एंड अ विस्पर। शाउट और विस्पर में आप क्या करते हो? तमीज कर पाते हो। अब लाउडनेस सर कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करती है वो भी बता दीजिए। मेरा बेटा बहुत सारे पैरामीटर हैं जिन पे लाउडनेस डिपेंड करती है, आहिस्ता आहिस्ता भी कॉन्सेप्ट बनता जाएगा। सबसे पहले मेरा बेटा लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी पे।
सर क्या बोला फिर बताइएगा। भैया पहले तो ये बताओ साउंड वेव प्रोड्यूस कैसे होती है, ये तो पता है ना, पीछे हम लोग 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं, ये 7वां लेक्चर है वेव्स का। कोई भी बॉडी जब वाइब्रेट करती है, टू एंड फ्रो मोशन करती है, एयर के मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करती है, उसमें लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशनल वेव्स प्रोड्यूस करती है, तो उसकी वजह से साउंड एनर्जी प्रोपेगेट करती हुई आती है फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट टुवर्ड्स अवर एयर। मान लो यहां पे कोई ट्यूनिंग फॉर्क है, वो ऐसे 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 हिल रहा है, तो यहां ट्यूनिंग फॉर्क हिल रहा है, यहां से लेके मेरे कान के दरमियान में जितने एयर के मॉलिक्यूल्स हैं ये वाइब्रेट करेंगे और वहां से एनर्जी ट्रांसफर होती हुई मेरे कान में आएगी, एयर ड्रम्स वाइब्रेट करेंगे और मेरा दिमाग सिग्नल कैच करेगा और मुझे पता चल जाएगा वहां पे ट्यूनिंग फॉर्क क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। क्लियर हो गया। इसका मतलब वाइब्रेटिंग बॉडी का होना जरूरी है। अब जो बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है, वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, टू एंड फ्रो मूव करना। ये मान लो मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन के आगे पीछे ऐसे टू एंड फ्रो मूव करना, ये कहलाता है मेरा बेटा हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर ये एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी ज्यादा होगा, यानी कि मीन से एक्सट्रीम तक जो फासला है इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, अगर ये ज्यादा दूर तक जाएगा, यहां पे भी और यहां पे भी, तो अल्टीमेटली लाउडनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। पहला पैरामीटर क्या है, एम्पलीट्यूड ज्यादा करने से लाउडनेस क्या होती है, बढ़ जाती है। तो वो वाइब्रेटिंग बॉडी जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, मान लो पहले आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था, तो इसकी वजह से जो साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही होंगी वो कम लाउड होंगी, आहिस्ता आहिस्ता होंगी। अगर ये ज्यादा आगे पीछे जाना शुरू हो जाए, अपने मीन पॉइंट से ज्यादा राइट साइड पे जाए और मीन पॉइंट से ज्यादा लेफ्ट साइड पे जाए, यानी कि अगर एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी बढ़ेगा तो उसकी वजह से लाउडनेस भी क्या होगी, बढ़ेगी। और डायरेक्टली कैसे डिपेंड करता है ये भी देख लो, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अभी समझते हैं बात को। अगर मैं आपको बोलता हूं मिसाल के तौर पे ये 2 वेव फॉर्म्स है, आपने देख के बताना है किस वेव फॉर्म की वजह से जो लाउडनेस है वो ज्यादा होगी और किसकी वजह से जो लाउडनेस है वो कम होगी। मैं कहता हूं मिसाल के तौर पे ये ए एक वेव फॉर्म, बी एक दूसरी वेव फॉर्म, ये मान लो मेरा बेटा एक वेव फॉर्म और ये मान लो मेरा बेटा एक दूसरी वेव फॉर्म। अब आप बोलोगे सर एम्पलीट्यूड रिवाइज करा दें, क्या होता है, तो मेरा बेटा ये जो यहां से लेके यहां तक का जो फासला होता है ना, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। सिमिलरली ये जो फासला है ना मेरा बेटा, ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। सर इसे कहा, इसे नहीं कहा, भैया ये भी उतना ही होगा जितना ये होगा। मैं बार बार कह रहा हूं हमारा ऑसिलेशंस का चैप्टर मुकम्मल हो चुका है, वेव्स के भी 6 लेक्चर हो चुके हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा ये सारी बातें आपको पता होंगी। ठीक है भैया, और मैं फिर बता रहा हूं ये 9th क्लास के लेवल का टॉपिक है जिसको यहां पे सिर्फ इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इससे रिलेटेड माजी में क्वेश्चंस एंट्री टेस्ट में पूछे गए हैं। तो एक इग्नोर टॉपिक है जो बच्चा मैट्रिक 9 में पढ़ के आता है और भूल जाता है। ठीक है, तो ये है मेरा बेटा एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो आप बोलोगे ये जो बी ऑप्शन में आपने वेव फॉर्म बनाई है, ये जिस इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस किया गया है उसकी जो इस वाली वेव फॉर्म की जो लाउडनेस होगी वो कैसी होगी मेरा बेटा, ज्यादा होगी। क्लियर हो गई बात की, यहां लाउडनेस ज्यादा होगी और यहां लाउडनेस क्या होगी, कम होगी। अच्छा, अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर लाउडनेस का मतलब तो होता है आवाज का ऊंचा होना या आवाज का नीचा होना, तो आप बार बार कह रहे हैं कि इसकी लाउडनेस ज्यादा है, इसकी लाउडनेस कम है, तो क्या लाउडनेस मेजर की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। सही सर, फिर हम पढ़ते हैं कि लाउडनेस एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है। इन सब बातों पे अभी आगे हमारी बहस चलेगी, सबका मैं आहिस्ता आहिस्ता आंसर करता जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। अभी तक कितनी बात पढ़ी है हमने, टॉपिक में पढ़ना क्या है, हमने पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव, वो कैरेक्टरिस्टिक या वो प्रॉपर्टी साउंड वेव की जिसकी बेसिस पे हमारा दिमाग या हम फैसला करते हैं कि भाई ये अलग इंस्ट्रूमेंट की आवाज है, ये अलग इंस्ट्रूमेंट की आवाज है। वो टोटल 3 प्रॉपर्टीज हैं, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी। मैंने कहा पिच क्वालिटी को कर दो साइड पे, पहले लाउडनेस पे आ जाओ। लाउडनेस वो प्रॉपर्टी है दैट विल डिफरेंशिएट बिटवीन अ शाउट एंड अ विस्पर। कोई चीख रहा है, कोई आहिस्ता से बोल रहा है, तो क्या चीज इनकी अलग अलग होगी, लाउडनेस ऑफ साउंड अलग अलग होगी। मैंने कहा लाउडनेस किस किस पे डिपेंड करती है, सबसे पहला फैक्टर लिखा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कहां से आया भाई, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी कहां से आया। मैंने बोला भाई साउंड वेव प्रोड्यूस कैसे होती है, कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो आगे आपके पास क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशनल वेव जनरेट होती हैं, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन वाला हिसाब किताब, और वो साउंड वेव्स बनती हैं। ठीक है, तो मैंने कहा अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया जाए तो लाउडनेस क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो मैंने इसका रिलेशन लिख दिया, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा कि भाई मैं एक इंस्ट्रूमेंट से 2 बार वेव्स प्रोड्यूस करता हूं, एक ही इंस्ट्रूमेंट से वेव प्रोड्यूस करिए, ए पार्ट पे एक, बी पार्ट में एक।
मैंने कहा बताओ लाउडनेस किसकी ज़्यादा है, आपने बोला भाई जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है उसकी लाउडनेस क्या है, ज़्यादा है। क्लियर है? अच्छा आगे देखते हैं और किस पे डिपेंड करती है मेरा बेटा। लाउडनेस डिपेंड करती है डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स पे, और इसका रिलेशन होता है इनवर्स स्क्वायर रिलेशन होता है। यानी कि जो सोर्स है जहां से आपकी आवाज प्रोड्यूस हो रही है, जैसे मान लो मैं कुछ बोल रहा हूं, आप मेरे करीब खड़े होगे तो आपको आवाज ऊंची सुनाई देगी, आप मुझसे दूर चले जाओगे तो आपको आवाज कम सुनाई देगी, या आवाज की जो लाउडनेस है वो कम हो जाएगी। जो शाउट था यहां पे वो वहां तक जाते जाते विस्पर में कन्वर्ट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो लाउडनेस का ताल्लुक है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर आप आपका डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी कम है, ये कम है तो लाउडनेस ज्यादा होगी। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी बढ़ता जाएगा तो लाउडनेस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और रिलेशन कैसा है, इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है। और किस पे डिपेंड करती है मेरा बेटा, डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसके अंदर जो लाउडनेस होगी वो क्या होती जाएगी भाई साहब, बढ़ती जाएगी। क्लियर है? अच्छा इनका रिलेशन क्या होता है, ये डायरेक्ट रिलेशन हम लोग कोट नहीं कर सकते क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिलेशन होता है। बस इतनी बात ध्यान में रखनी है, डेंसिटी बढ़ेगी तो लाउडनेस बढ़ेगी, डेंसिटी कम होगी तो लाउडनेस क्या होगी, कम होगी। यही वजह है एक ही इंस्ट्रूमेंट से एक ही तरह का साउंड अगर आप सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में प्रोड्यूस करोगे तो लाउडनेस सॉलिड में ज्यादा होगी, लाउडनेस लिक्विड में कम होगी, और लाउडनेस गैसेस में सबसे ज्यादा क्या होगी, कम होगी। वजह सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा, लिक्विड की कम, गैस की और क्या होती है, कम होती है। और किस पे डिपेंड करती है भाई साहब, लाउडनेस मेरा बेटा और डिपेंड करती है आपके पास इंटेंसिटी के ऊपर। अभी इंटेंसिटी से तो हमने इसको पूरा मेजर करना है, वेबर फ्रेशनर लॉ पढ़ना है, सब चीजें पढ़ेंगे अभी इसी के अंदर। जैसे जैसे मेरा बेटा इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, अच्छा ये भी डायरेक्ट रिलेशन लिखना गलत हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, लाउडनेस ज्यादा होगी अगर मेरा बेटा इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि लाउडनेस डायरेक्टली आई पे डिपेंड नहीं करता, लॉग ऑफ आई पे डिपेंड करता है। वो भी आएंगे इस पे, कोई जल्दी नहीं। ये क्या लिखा हुआ है, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो लाउडनेस क्या होगी, बढ़ेगी। सर इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अभी इस पे भी आते हैं कि ये क्या चीज है। जैसे जैसे इंटेंसिटी ज्यादा होगी वैसे वैसे लाउडनेस भी क्या होगी, ज्यादा होती चली जाएगी। क्लियर हो गया? एट द एंड ऑफ डे सर लाउडनेस को आप जो मेजर करते हैं उसका यूनिट क्या होता है मेरा बेटा। लाउडनेस को जब आप मेजर करते हो तो इसका यूनिट होता है हमारे पास, या तो आप इसे कहते हो फोन, PHON फोन, या मेरा बेटा इसका यूनिट अपने पास होता है बेल। फोन में भी मेजर कर सकते हैं, बेल में भी मेजर कर सकते हैं। अब यहां पे ना एक चीज अच्छे से गौर से सुन लेना। देखो भैया मान लो आपके पास कोई एक आवाज प्रोड्यूस हुई और आपने उस आवाज की अपने इंस्ट्रूमेंट की मदद से लाउडनेस मेजर कर ली और आपको मिल गया मिसाल के तौर पे वो आवाज है 1 बेल के बराबर। किसके बराबर है, 1 बेल के बराबर है। अच्छा ये आपने मेजर कर लिया। अब लाउडनेस एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है, सुनना गौर से, लाउडनेस एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है। आपने लाउडनेस मेजर तो कर ली 1 बेल है, लेकिन हो सकता है किसी के लिए ये 1 बेल की आवाज ज्यादा लाउड हो, किसी के लिए ये 1 बेल की आवाज कम लाउड हो। फिर सुनो, फिर समझो भैया, आप लोग म्यूजिक सुनते हो। अब जब हम लोग म्यूजिक सुन रहे होते हैं तो जो हमारा एज ग्रुप है उसमें हमें जो पॉप म्यूजिक होता है, डिस्को डिस्का वाला म्यूजिक होता है, वो हमें सूथिंग काम लग रहा होता है। जबकि हमारे से जो बड़ी एज ग्रुप के लोग हैं, लेट्स से अब्बू हैं, अम्मी हैं, घर में कोई बुजुर्ग है, उनको लगता है कि ये क्या शोर शराबा मचाया हुआ है, क्या बेकार काम कर रहे हो, क्या हल्ला गुल्ला कर रहे हो, तो उनके लिए यही चीज ज्यादा लाउड है। फिर सुनो गौर से, मैंने ये नहीं कहा कि आप लाउडनेस को मेजर नहीं कर सकते, आप मेजर कर सकते हो। लाउडनेस को आपने मेजर करा, मान लो कोई आवाज प्रोड्यूस हुई, आपने उसकी लाउडनेस मेजर करी अपने इंस्ट्रूमेंट की मदद से, आवाज आई 1 बेल। अब क्या 1 बेल सबके लिए एक जितना लाउड होगा? नहीं, ये डिपेंड करता है आपके सेंसेशन ऑफ एयर पे। अगर किसी का कान ज्यादा तेज है तो उसके लिए ये आवाज ज्यादा लाउड होगी, किसी का कान कम तेज है या उसको आदत है तो उसके लिए ये आवाज कम लाउड होगी। पॉइंट समझ में आ गया? तो आपके पास हम लाउडनेस को यूं भी डिफाइन करते हैं, ऑडिटरी सेंसेशन प्रोड्यूस इन आवर एयर ड्रम्स। ऑडिटरी सेंसेशन, सुनने की सलाहियत जो हमारे कान के पर्दों में मौजूद है, वो बेसिकली आपके पास क्या कहलाती है? लाउडनेस कहलाती है। अपने नोट्स में लिखेंगे, लाउडनेस इज अ सब्जेक्टिव क्वांटिटी, वी कैन मेजर लाउडनेस
एंड द यूनिट्स आर फोन एंड बेल। लेकिन 1 बेल का मतलब सबके लिए एक जितनी लाउड आवाज होगी ये लाजमी नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? इतना हिस्सा कॉपी कर लें, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, आगे बढ़ने से पहले और इंटेंसिटी का फिनोमेना और वेबर फेस्टर लॉ डिफाइन करने से पहले अभी तक हमने लाउडनेस की जो डिपेंडेंसी है वो किस किस पे पढ़ ली। हमने देखा कि लाउडनेस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, लाउडनेस डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स से इनवर्स रिलेशन में होती है, डेंसिटी बढ़ती है तो लाउडनेस बढ़ती है। फिर हमने देख लिया इंटेंसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगा तो भी लाउडनेस क्या होगा, बढ़ेगा। सिमिलरली मेरा बेटा, अगर आपके पास सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी बढ़ेगा, भैया जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है, साउंड वेव प्रोड्यूस कर रही है, लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशनल वेव प्रोड्यूस कर रही है, अगर उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके पास जो साउंड की लाउडनेस है, जो साउंड की लाउडनेस है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है? यानी कि पहले अगर आपने मेजर किया 1 बेल का साउंड है, सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो अब उसका लाउडनेस 1 बेल से क्या होगा, बढ़ जाएगा, 2 बेल हो जाएगा, 3 बेल हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये मार्कर है, मैं इसे वाइब्रेट कर रहा हूं, देखो मार रहा हूं, वाइब्रेट कर रहा हूं, लेकिन बहुत हल्का हल्का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, शायद आ भी ना रहा होगा। अब ये देखो, इस बोर्ड को कराता हूं, चेक कर रहे हो क्या पहले के मुकाबले में ज्यादा आवाज प्रोड्यूस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि ये बेसिकली आपके पास क्या है, बड़े सरफेस एरिया की वाइब्रेटिंग बॉडी हो गई, और ये क्या है, छोटे सरफेस एरिया की वाइब्रेटिंग बॉडी है। भाई मैं इसे वाइब्रेट कर रहा हूं ना पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करके, और इसे भी करा रहा था, तो इसमें से आवाज ज्यादा आ रही है, ज्यादा लाउड आ रही है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब यहां तक मेरा बेटा इतनी बात ध्यान में रखना कि ये कहना गलत है कि आप लाउडनेस को मेजर नहीं कर सकते, बच्चे का ये गलत कॉन्सेप्ट होता है। आप लाउडनेस को मेजर कर सकते हो, यूनिट भी बता दिया, फोन या बेल, ठीक है। डेसिबल भी होता है, वो बेल का ही एक आगे का फर्दर यूनिट है, उस पर भी अभी आते हैं थोड़ी देर में, कोई टेंशन नहीं है। तो लेकिन क्या सबके लिए आवाज एक ही जितना लाउड होगा? नहीं। 1 बेल का आवाज है मिसाल के तौर पर, तो किसी के लिए कम लाउड होगा, किसी के लिए ज्यादा लाउड होगा, डिपेंड करता है उसके कान के सेंसेशन के ऊपर, ठीक है। अब हमारे पास लाउडनेस जिस एक मेजर पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो है मेरा बेटा इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और यहीं से मेरा बेटा हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। वो जो मैंने आपको शुरू में क्वेश्चन दिखाया था वो भी इसी के लॉ से फॉर्मुलेट होगा। सर इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी क्या होती है भैया? इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सर आसान भाषा में बताएं, आसान भाषा में। मान लो भैया यहां पे मेरे पास एक कोई सरफेस एरिया है, ऐसा कोई भी एक सरफेस सा एरिया है, ठीक है, ये कोई भी एक सरफेस एरिया रखा हुआ है मैंने, और यहां पे मेरा बेटा मान लीजिए मेरे पास एक कोई सोर्स ऑफ साउंड है, कोई स्पीकर हो सकता है, कोई डेक हो सकता है, कोई बंदा हो सकता है जो बात कर रहा है, चिल्ला रहा है, कुछ भी कर रहा है। एक सोर्स मौजूद है जहां से आपके पास क्या हो रहा है, जहां से मेरा बेटा आपके पास साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है। और ये जो मैंने एरिया कंसीडर किया है प्लेन, इसका एरिया मान लो मेरा बेटा है 1 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना है मेरा बेटा? 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया, और मैं यहां पे खड़ा हूं और मैं देख रहा हूं यहां पे खड़ा हुआ। जब यहां से जाहिर है सोर्स से साउंड प्रोड्यूस होगी तो साउंड वेव्स ऐसे मीडियम में प्रोपेगेट करती हुई जाती है। तो मान लो मेरा बेटा ऐसे साउंड वेव क्या कर रही है, मीडियम में प्रोपेगेट करती हुई जा रही है। सर ये क्या चीज है? अरे भैया ये आपके पास एक कोई प्लेन है, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो आपके पास एक कोई प्लेन है ये। अरे भैया तुम क्यों नीचे गिर गए? देखो ऐसे एक प्लेन है, यहां कोई सोर्स है, यहां से साउंड प्रोड्यूस हुई, ऐसे मूव करती हुई जा रही है, और इस प्लेन का एरिया कितना है मेरा बेटा? 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया। मैं यहां खड़ा हूं, मेरे हाथ में स्टॉप वॉच है, मैं नोट कर रहा हूं 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितनी एनर्जी गुजरी। क्या नोट किया? 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर से कितनी एनर्जी गुजरी। अब आप बोलोगे सर साउंड वेव्स गुजर रही है ना, एनर्जी कहां से आई? अरे भैया वेव का काम क्या होता है? एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, और साउंड इटसेल्फ क्या है? एनर्जी तो है। तो साउंड वेव क्या करती हैं? साउंड एनर्जी को प्रोपेगेट कराती हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। क्लियर है? तो मैं यहां खड़ा हूं, मैं देख रहा हूं 1 सेकेंड में इस 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में से कितनी एनर्जी गुजरी। यह कहलाती है मेरा बेटा इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करोगे? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्रॉसिंग अ सरफेस प्लेस परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपेगेशन। सर ये आखिरी जुमले में क्या बोला? प्लेन ऐसे रखा हुआ है, वेव ऐसे जा रही है। चेक करो, प्लेन ऐसे है, वेव ऐसे जा रही है। ये जो वेव जा रही है इसके और प्लेन के दरमियान का एंगल कितना है? चेक करो, 90 डिग्री। अब सुनो दोबारा से, और नोट्स में डेफिनेशन को नोट करना। इंटेंसिटी ऑफ अ वेव कैसे डिफाइन करोगे? एनर्जी पर यूनिट एरिया
per unit time crossing a surface placed परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपेगेशन। आसान भाषा में आप देख रहे हो हर सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में से कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है परपेंडिकुलरली, उसको अपन लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द वेव कहते हैं। क्लियर हो गया? अब यहां नोट करो, ये जो इसी को डिफाइन करने का एक और तरीका बता रहा हूं। ये जो E है, ये जो E अपॉन टी है, इस E अपॉन टी को मेरा बेटा हम पावर भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं पावर। तो आप यूं भी कह सकते हो पावर पर यूनिट एरिया। आप देख रहे हो इस 1 मीटर स्क्वायर में से कितना पावर क्रॉस कर रहा है, तो पावर वही हो गई एनर्जी इन 1 सेकेंड, कितना पावर क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अब अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो भैया यहां वाली यूनिट पहले देख लो। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सिमिलरली यहां पे पावर अपॉन एरिया, पावर की यूनिट क्या है मेरा बेटा, वॉट, और एरिया की यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर। ज्यादा कॉमन यूनिट जो हम यूज कर रहे होंगे भाई साहब वो ये वाली होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव की यूनिट क्या आ गई, वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो क्लियर है, ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा। अब हमारे पास मेरा बेटा अगर इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है, इसका मतलब क्या है, सोच के देखो, फील करो। 1 सेकेंड में इस 1 मीटर स्क्वायर से ज्यादा एनर्जी पास कर रही है, समझ आ रही है? अगर मैं कहता हूं इंटेंसिटी बढ़ रही है, क्योंकि आगे चल के हमने ना पढ़ना है कि हमारे कान में ना दर्द कब होता है, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन क्या है, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग क्या है, और उसके न्यूमेरिकल्स करने, क्योंकि पेपर में आए हुए हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट का फील आएगा तो मजा आएगा समझने में। देखो समझना, अगर मैं कहता हूं ना इंटेंसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, यहां से तो समझ लेंगे फील क्या है कॉन्सेप्ट की। इंटेंसिटी थी क्या, हर सेकेंड इस 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में से कितनी एनर्जी गुजर रही है। अगर आप कहते हो कि इंटेंसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर में से पहले एनर्जी कम गुजर रही थी और अब एनर्जी ज्यादा गुजर रही है। सोच के देखो, इसका मतलब जो हमारे कान के पर्दे हैं इनकी भी एक लिमिट होगी। 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर में से इतनी एनर्जी आएगी यहां पे, तो ये दर्द नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही उससे वैल्यू बढ़ेगी तो ये भी दर्द करना शुरू हो जाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? अरे भैया आपको एक बंदा धक्का दे रहा हो, आप कब तक बर्दाश्त करोगे? ज्यादा धक्का देगा तो अल्टीमेटली आप डिसबैलेंस होकर कहां जाओगे, पीछे जाओगे। तो सेम इज द केस विथ एयर ड्रम्स। क्लियर हो गया? चलो सही है भाई साहब। अब देख लो मेरा बेटा, जो हमारे पास फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड होती है, जो हमारे पास फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड होती है, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, फेंटेस्ट कहते हैं बिल्कुल मध्यम सी, बिल्कुल मध्यम सी ऑडिबल साउंड जो सुनी जा सकती है, उसको हम लेते हैं 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर पे। ये हमारी रेफरेंस इंटेंसिटी भी कहलाती है। जो हमारी फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है ना, इसकी इंटेंसिटी I0 10⁻⁻12, नजर आ रहा है ना भैया, I0 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर भी लेते हैं। सिमिलरली, अरे भैया फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की जो इंटेंसिटी है वो कितनी लेते हैं, 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली मेरा बेटा जो हमारे पास थ्रेशोल्ड ऑफ पेन होता है, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन बोले तो जिसके बाद अगर कोई इंटेंसिटी का साउंड वेव आएगा तो हम सुन तो सकते हैं लेकिन हमारे दर्द होना शुरू हो जाएगा बहुत ज्यादा, वो हमारे पास है 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। यानी कि ये पूरा मेरा बेटा हमारे पास लिमिट ऑफ हियरिंग है विदाउट पेन की, यानी कि आप बगैर किसी दर्द के, बगैर किसी तकलीफ के, बगैर किसी प्रॉब्लम के तसल्ली से जिस इंटेंसिटी की साउंड को सुन सकते हो उसकी रेंज चेक करो। 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर से 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और ये ठीक ठाक बड़ी रेंज है भैया, चेक करो। 10⁻⁻12 का मतलब समझ रहे हो, डेसिमल के बाद 11-12 जीरोस और फिर 1 तक, यानी कि बहुत बड़ी रेंज है आपकी ये। क्लियर हो गया? इतना हिस्सा कॉपी कर लो, मैं जल्दी से समराइज कर दूं। हमने बोला लाउडनेस जिस तरह से मेजर की जा सकती है या जिस मेन पैरामीटर की बेस पे मेजर की जाती है, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। फिर मैंने डिफाइन किया इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्रॉसिंग अ सरफेस प्लेस परपेंडिकुलर टू द वेव्स। मैंने कहा कैसे डिफाइन करेंगे भैया, 1 मीटर स्क्वायर का एक एरिया लिया और आप खड़े होकर देख रहे हो हर सेकंड में कितनी एनर्जी यहां से पास हो रही है। अगर कोई कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड बढ़ रही है, इसका मतलब 1 सेकंड में ज्यादा एनर्जी क्रॉस कर रही है, तो मैंने कहा हमारे कान में भी दर्द होना शुरू होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक अदद
रेंज डिफाइन कर दी। थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग इसे कहते हैं, जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है, जो बिल्कुल मध्यम आवाज है और सुनी जा सकती है। ये जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड होती है ना, जिसकी मैंने ये इंटेंसिटी लिखी है, इसको दुनिया भर के फिजिसिस्ट जो है ना, वो पिन ड्रॉप से ताबीर करते हैं। यानी कि बचपन में आपको स्कूल में कहा जाता है ना, पिन ड्रॉप साइलेंस। तो पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब ये होता है कि भैया आपके पास इतनी खामोशी होनी चाहिए कि अगर एक पिन भी गिराई जाए ना तो उसकी आवाज आए। तो पिन के गिरने की जो आवाज आती है ना, पिन के गिरने की जो आवाज आती है, वो है फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। अरे भैया मुझे पता है इसके अलावा भी और साउंड्स हो सकती हैं जो पिन ड्रॉप के इक्विवेलेंट साउंड प्रोड्यूस करेंगी, लेकिन दुनिया भर के फिजिसिस्ट ने इसे स्टैंडर्ड माना हुआ है कि पिन ड्रॉप की जो आवाज है वो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है। फिर थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, इससे ऊपर की आवाज को आप सुन तो सकते हो लेकिन कान में दर्द होगा, दैट इज 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका होता है लिमिट ऑफ हियरिंग। क्लियर है? कॉपी कर लें, आगे चलते हैं वेबर फेशनर लॉ पे। अब हमारे पास दो फिजिसिस्ट से भैया, एक था वेबर और एक था फेशनर। इन दोनों ने मिला के मेरा बेटा एक लॉ दिया और इन्होंने एक रिलेशन दिया था जिसको आप कहते हो रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो वो पढ़ने लगे, इसी से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ये कहते हैं भैया लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ आई। अच्छा, ये जो लॉग है इसका बेस मेरा बेटा हमारे पास क्या है? 10 है। एक और लॉग होता है ना जिसको एलएन कहते हैं, नेचुरल लॉग, ठीक है, जिसका बेस ई होता है, ये वो नहीं है। ये आपका नॉर्मल लॉग है जो आपने क्लास 10 ओ लेवल्स में पढ़ा होगा। लॉग ऑफ आई, लाउडनेस, इंटेंसिटी। लाउडनेस को मेजर कर सकते हैं, यूनिट क्या है? फोन या बेल। सर हमारी किताब में डेसिबल लिखा है, भैया बेल से ही डेसिबल बनता है, कोई परेशानी नहीं है, सब चिल सीन है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड की यूनिट क्या है? वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा L विल बी इक्वल टू K टाइम्स लॉग ऑफ आई। जहन में रखिएगा यहां पे लॉग का बेस क्या है? 10 है, ठीक है। L लाउडनेस, K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लॉग जो एक ऑपरेशन है, और यहां पे मेरा बेटा I से मुराद इंटेंसिटी है। अब हम यहां पे जो K है ना मेरा बेटा, यहां पे यूनिट्स I की और L की इस तरह की प्लेस करते हैं कि हमारे पास K का वैल्यू क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। अब उसकी जरूरत नहीं है फालतू में लंबी करने की, इसलिए मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा, वरना आप यहां पे करके भी इसको कर सकते हो, कोई इतनी परेशानी नहीं है, ठीक है। K का वैल्यू 1 आ जाता है, तो यही चीज मेरा बेटा हमारे पास बन जाती है L इज इक्वल टू लॉग ऑफ I। क्लियर है? यानी कि अगर कोई साउंड जिसका इंटेंसिटी I है उसके करस्पॉन्डिंग लाउडनेस क्या होगी? L। फिर से, अगर कोई साउंड उसका इंटेंसिटी I है तो उसके करस्पॉन्डिंग लाउडनेस क्या होने वाली है? L होने वाली है। अब समझते हैं जरा इससे क्या फायदा हो रहा है। देखो, हमारे पास जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड थी वो क्या थी मेरा बेटा? I0, और उसका इंटेंसिटी क्या था? 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसके लिए लाउडनेस लिखता हूं तो ये बन जाएगा L1 विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ I0। यही बनेगा बच्चे। मान लो मेरे पास कोई और आवाज है, कोई और आवाज है और मुझे उस आवाज की लाउडनेस चाहिए, तो ये जो कोई और आवाज है जिसकी मुझे लाउडनेस चाहिए उसकी इंटेंसिटी मैंने मान ली कितनी है? I। फिर सुनो, ये है फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, ये अलग चीज थी, ये अलग काम हो रहा है, इसका इससे फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी I0, उसके करस्पॉन्डिंग लाउडनेस L1, वहां से निकाल लिया वेबर फेशनर इक्वेशन से। अब मैंने कहा कोई और आवाज है, दुनिया में इतनी सारी आवाजें आप दिन में सुनते हो यार, तो इसकी इंटेंसिटी मान लो I है, इसके करस्पॉन्डिंग लाउडनेस क्या हो जाएगी? L2, ये हो जाएगी लॉग ऑफ I। क्लियर हो गया? अब मुझे क्या करना है? अब सुनना गौर से, मुझे इन दोनों की लाउडनेस का डिफरेंस निकालना है। सुनो सुनो, ऐसा ऐसा, कोई जल्दी नहीं। हमें क्या करना है? इन दोनों की लाउडनेस का डिफरेंस निकालना है। सर मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो कोई आवाज थी, जर्नल, दुनिया में कोई भी आवाज हो सकती है, इस आवाज की जो लाउडनेस है इसका डिफरेंस निकालना है फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड से। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप दुनिया में जिस भी आवाज की लाउडनेस बताते हो वो रिलेटिव होती है। किसके लिहाज से बताते हो? फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड के लिहाज से बताते हो। गेटिंग माय पॉइंट? भैया ये फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है, इसके लिहाज से इसके बारे में बताना है। सेट है? समझना। अगर मैं डिफरेंस निकाल दूंगा, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा दूंगा, ये बनेगा मेरा बेटा L2 माइनस L1 विल बी इक्वल टू लॉग I माइनस लॉग I0। क्लियर हो गया? लॉग बेस 10 है दोनों तरफ। ये जो चीज है ना L2 माइनस L1, इसको मेरा बेटा हम कहते हैं इंटेंसिटी लेवल, इसको साउंड लेवल भी कहते हैं, इसे इंटेंसिटी लेवल भी कहते हैं, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा
किससे रिप्रेजेंट होता है? बीटा से। और यहां पे मेरा बेटा हमारे पास लॉग की एक प्रॉपर्टी लगेगी। सोचो ये सब चीजें क्लास 10 में गिवन है, ठीक है। लॉग की एक प्रॉपर्टी लगेगी, लॉग m माइनस लॉग n। जब कभी भी दो लॉग आपस में माइनस हो रहे होते हैं तो प्रॉपर्टी कहती है कि आप उन्हें एक कॉमन लॉग में करके क्या कर दो भैया? डिवाइड कर दो। लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n। आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ 10 रखना या 5 रखना, लॉग 10 माइनस लॉग 5 करना, और एक बार लॉग 10 अपॉन 5 करना। दोनों का आंसर एक ही आ रहा होगा, बच्चों ने पढ़ी हुई प्रॉपर्टी आपकी है। तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ i डिवाइडेड बाय i नॉट। ये है मेरा बेटा हमारे पास वेबर फेचनर का लॉ। क्लियर है? इंटेंसिटी लेवल बराबर है लॉग i बाय i नॉट। सर k कहां गया? यूनिट्स ऐसे सेट किए कि k का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। सर इंटेंसिटी लेवल क्या है? फिर से बता दें, हमें कंफ्यूजन हो रही है। चलो फिर से सुन लो भाई, व्हाट इज इंटेंसिटी लेवल? इंटेंसिटी लेवल इज द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ टू साउंड्स। डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ टू साउंड्स, दो साउंड्स की लाउडनेस का डिफरेंस, कि पहले साउंड की लाउडनेस अगर ये थी, उसके मुकाबले में दूसरे साउंड की लाउडनेस क्या है, इन दोनों की लाउडनेस में फर्क कितना है, डिफरेंस कितना है। सर क्या ये डिफरेंस सबके लिए एक बराबर होगा? कोई लाजमी नहीं है। अरे भैया इंटेंसिटी जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी है, लाउडनेस सब्जेक्टिव क्वांटिटी है। लाउडनेस डिपेंड करती है कान की सेंसेशन पे। क्लियर है? सेट है? ध्यान में रखिएगा बात। डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ साउंड्स, ठीक हो गया। L2 माइनस L1 इंटेंसिटी लेवल भी कहते हैं। सर इंटेंसिटी लेवल की यूनिट होगी? बिल्कुल होगी भाई। क्या यूनिट होगी सर इंटेंसिटी लेवल की? मेरा बेटा इंटेंसिटी लेवल की भी वही यूनिट है, बेल है या फोन है, क्योंकि भैया इंटेंसिटी लेवल है क्या? डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ टू साउंड्स, यही तो है, और क्या चीज़ है ये? तो लाउडनेस की क्या थी? बेल या फोन थी, तो ये बेल हो गई। अच्छा बेल जो है ना एक बड़ी यूनिट होती है, तो आगे चल के हम यूज करेंगे डेसिबल। तो भैया एक बेल में 10 डेसिबल होते हैं, एक बेल में 10 डेसिबल होते हैं। भैया डेसी का मतलब ही क्या होता है? 10 तो होता है, नहीं समझे? अरे भैया डेसी का मतलब क्या होता है? 10 ही तो होता है। 10 पावर माइनस 1 को जो डेसी कहते हैं, और किसे कहते हैं? अरे भैया ये देखो, इधर देखो, ये 1 बेल लिखा हुआ है, समझना गौर से। ये 1 बेल लिखा है, इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अब देखते चलो, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 1 हो जाएगा ऐसे। ये जो 10 पावर माइनस 1 है भाई साहब, इसको क्या कहते हैं? डेसी कहते हैं। बचपन में आपने कभी सफिक्सेस प्रीफिक्सेस पढ़े होंगे। डेसी 10 पावर माइनस 1 याद आ रहा है? किलो 10 पावर प्लस 3, मेगा 10 पावर 6, मिली 10 पावर माइनस 3, सेंटी 10 पावर माइनस 2। तो ये वही तो है, सही है। तो 10 वन सा क्या हो गया? 10, और ये क्या बन गया आपका? डेसिबल बन गया। तो एक बेल में कितने होते हैं? 10 डेसिबल होते हैं। याद रखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर हो गया? चलो ये आ गया हमारे पास, इतना ऐसा कॉपी कर लो। इसके बारे में भी आपको मैंने मजीद कुछ बातें बतानी है, ठीक है? कॉपी कर लो जल्दी से। अब देखो मेरा बेटा, यहां पे जो है ना कुछ बेसिक चीजें अपनी स्टेब्लिश करने के बाद आगे चलने की कोशिश करते हैं। हमें पता चल गया हमारे पास साउंड लेवल, इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला है बीटा इज इक्वल टू लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट, ठीक है? और इसकी यूनिट अपने पास यहाँ पे क्या आ रही है मेरा बेटा? बेल आ रही है, ठीक हो गया? साउंड लेवल की या इंटेंसिटी लेवल की। अब आप अक्सर देखोगे कि हम लोग ये इक्वेशन यूज नहीं करते। एग्जामिनर भी, किताब वाले भी, और हम लोग भी डेसिबल के ऊपर काम करेंगे। तो भाई इससे मैं डेसिबल वाली इक्वेशन बनाने लगा हूं, देख लो। मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया किससे मेरा बेटा? 10 से। अब देखो भैया क्या बनेगा? बीटा विल बी इक्वल टू 10 लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट, सही हो गया? और यहां पे आ गया मेरा बेटा 1/10 ऑफ बेल। चेक करो भैया, 2 10 थे ना यहाँ पे, एक 10 यहां आ गया, ये पीछे आ गया उठ के इधर, और एक 10 बेल के नीचे आ गया। अब ये जो चीज है ना मेरा बेटा, ये डेसिबल के बराबर है। कैसे भैया? भैया एक बेल में आपके पास होते हैं 10 डेसिबल, अभी साबित किया था थोड़ी देर पहले। एक बेल में क्या है अपने पास? 10 डेसिबल। तो अगर मुझे डेसिबल की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, 10 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 1 बेल डिवाइडेड बाय 10, दिस विल बी इक्वल टू डेसिबल। इसको यहाँ पुट कर देंगे लाके चीज को उठा के, ठीक हो गया? तो क्या बन जाएगा? बीटा विल बी इक्वल टू 10 लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट डेसिबल। ये है मेरा बेटा हमारे पास इक्वेशन, जो हमने बार बार यूज करनी होगी। अच्छे से इसे मार्क कर लेना, स्टेरिक बना लेना। ये इक्वेशन बच्चे हम यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे। ये आई यहां से है, ये वेबर फेशनर इक्वेशन है। यहां से आपने अपनी डेसिबल स्केल की इक्वेशन डिजाइन करी है। क्यों करिए? लिख लेना। बेल इज अ लार्जर यूनिट
एंड वी यूजुअली डोंट डील इन बेल। हम किस पे काम करते हैं? डेसिबल में काम करते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी मैंने आपको कहा था कि भैया आपके पास जो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है, जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है, अगर आपको बोला जाए कि फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड का साउंड लेवल कैलकुलेट करें। साउंड लेवल क्या है? सोचो, साउंड लेवल क्या है? डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ टू साउंड्स। सर कौन कौन सी साउंड्स का लाउडनेस का डिफरेंस है? एक फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, दूसरी कोई भी आवाज। अब मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं जो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है, यानी कि जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है, इसका साउंड लेवल बताओ। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? फिर सुनो, मैंने क्या कहा? जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है, ये वही है जिसकी इंटेंसिटी कितनी है मेरा बेटा? I0 है। इसका साउंड लेवल बताओ। साउंड लेवल है क्या? डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ टू साउंड्स। और कौन कौन सी साउंड्स का डिफरेंस होता है? एक तो फिक्स है हमेशा। देखो आपके पास जो बीटा है ना भैया, इसको नोट कर लेना अपने पास समझने के लिए। जो बीटा है ना, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ टू साउंड्स, L2 माइनस L1। ये L2 आपको नहीं पता होती, लेकिन L1 तो फिक्स है। L1 वही है जिसकी इंटेंसिटी क्या है? I0 है। तो आपने बोला ये जो दूसरी साउंड है, ये आपको क्या बोल रहा है? वही वाली है, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग वाली साउंड है। भैया समझ आ रहा है? जो दूसरी साउंड है वो क्या बोल रहा है आपको? थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग वाली है, यानी कि फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड का ही आपको बोल रहा है साउंड लेवल बताओ। यानी कि थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड का लाउडनेस का डिफरेंस बताना है अपने ही साथ। तो क्या आंसर आएगा? 0 डेसिबल आएगा। साबित भी कर लेते हैं जरा। मैं फिर रिपीट करता हूं ये कहानी। उसके बाद देखो फॉर्मूला क्या है? बीटा इज इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाय I0। भैया देखो अब करेंगे कैसे? ये नहीं समझ में आया, बाहर में डालो, फिर आ जाएगा। अब कोई मसला नहीं है। देखो ये फॉर्मूला है अपने पास, I0 हमेशा फिक्स रहेगा। यहां I की जगह पे क्या आएगा? जिस साउंड का साउंड लेवल निकालने के लिए बोला जाएगा, उसका इंटेंसिटी यहां रख दोगे। किसका बोल रहा है? थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग का, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड का, सबसे मिनिमम ऑडिबल साउंड का। तो आपने बोला भैया उसका तो I0 ही होता है, तो बीटा विल बी इक्वल टू 10 log I0 डिवाइडेड बाय I0। पॉइंट समझ में आ गया? भैया I की जगह I0 क्यों लिखा? क्योंकि जिस साउंड का साउंड लेवल निकालना है, उसका इंटेंसिटी क्या है? I0 है। ये और ये मर गया, क्या बचा? 1 बचा। चाहो तो कैलकुलेटर से log ऑफ 1 निकाल लो, वरना log ऑफ 1 भी आपको कैलकुलेट करना सिखा देते हैं। देखो इसका मतलब ये होता है, समझिएगा, log ऑफ 1 का मतलब ये है मेरा बेटा कि 10 के ऊपर मैं ऐसी क्या पावर रखूं, यहां पे 10 के ऊपर मैं यहां पे क्या पावर रखूं कि मेरे पास आंसर 1 आ जाए। नहीं समझ में आ रहा तो कैलकुलेटर से डायरेक्टली निकाल लो, वरना मैं सिखा रहा हूं। 10 के ऊपर, यहां देखो बेस क्या है? 10 है ना, तो 10 पे ऐसी क्या पावर रखूं कि आंसर 1 आए? तो भैया 10 पे क्या पावर रखोगे कि आंसर 1 आएगा? तो 10 के ऊपर आप पावर रखोगे 0, क्योंकि किसी भी चीज पे पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। तो log बेस 10 का मतलब क्या है? 10 पे क्या पावर रखी जाए कि आंसर ये आ जाए जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। क्लियर है? तो क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो गोया कि आपके पास ये पूरे log वाले फैक्टर का जो आंसर आया 10 एज इट इज रहा, ये log 1 का आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। एंड 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग आंसर इज 0, यानी कि आंसर कम्स आउट टू बी 0 डेसिबल। देखो सॉल्व करना सीखना कमाल नहीं है, कॉन्सेप्ट का फील लेना कमाल है। साउंड लेवल 0 डेसिबल आ रहा है, इसका मतलब क्या है? साउंड लेवल है क्या? डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ टू साउंड्स। एक बेस साउंड है जिसकी इंटेंसिटी I0 है, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। दूसरे का कितना डिफरेंस है लाउडनेस का इसके मुकाबले में? अगर आप मेरी एक तस्वीर लो और मुझसे ही कंपेयर करो, तो क्या डिफरेंसेस मिलेंगे? 0, क्योंकि मुझसे ही कंपेयर कर रहे हो, मैं ही रेफरेंस हूं, मुझसे ही कंपेयर किया जा रहा है। तो भैया यहां पे भी 0 डेसिबल क्यों आ रहा है? क्योंकि आप लाउडनेस का डिफरेंस निकाल रहे थे, जो आपका रेफरेंस साउंड था उसको अपने ही साथ कंपेयर करोगे तो डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ साउंड ऑब्वियसली क्या आएगा? 0 आएगा। तो अपने पास कॉपी में नोट करना, जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है जिसका इंटेंसिटी I0 है 10 पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, उसका जो साउंड लेवल है या इंटेंसिटी लेवल है वो कहां पे फिक्स किया हुआ होता है? हमने 0 डेसिबल पे फिट किया हुआ होता है। क्लियर है? आगे चले, चलो आगे चलते हैं मेरा बेटा। अब निकालते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ पेन का। ठीक है, अब किसका निकालते हैं भाई साहब? थ्रेशोल्ड ऑफ पेन का। मैंने बताया था कि आपके पास वो क्या इंटेंसिटी है जिसके ऊपर आपके कान में दर्द होना शुरू हो जाएगा, वो है मेरा बेटा हमारे पास थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। तो भाई साहब इसकी इंटेंसिटी क्या ली थी हमने? 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। समझ आ गई? 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब इसका साउंड लेवल निकालना है या इसका इंटेंसिटी लेवल निकालना है, कोई मसला नहीं है। बीटा विल बी इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाय I0। क्लियर है मेरा बेटा?
10 log i डिवाइडेड बाय आई नॉट, बीटा आया एज इट इज, 10 आया एज इट इज, लॉग i की जगह पे क्या आ जाएगा 1, आई नॉट कितना है, ये तो फिक्स होता है हमेशा 10 पावर माइनस 12, क्लियर है। इसको ऊपर ले जाते हैं, क्या बनेगा, बीटा विल बी इक्वल टू 10 log 10 की पावर 12, मैंने अभी बताया था, फिर सुन लो, कैलकुलेटर से चाहो तो कर लो, वरना log बेस 10 का मतलब क्या है, 10 के ऊपर ऐसी क्या पावर रखी जाए कि ये आंसर आ जाए, 10 पावर 12 आ जाए। इसका मतलब क्या है, 10 पे ऐसी क्या पावर रखी जाए कि ये आंसर आ जाए। तो भैया 10 पे क्या पावर रखोगे कि 10 पावर 12 आ जाए, 10 पे क्या पावर रखोगे कि 10 पावर 12 आ जाए, 12 ही रखेंगे ना भैया, 10 पे पावर 12 रखेंगे तो 10 पावर 12 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपके पास कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, ये बन जाएगा 10 और यहां पे आ जाएगा मेरा बेटा क्या 12 आ जाएगा, क्लियर है। यानी कि ये क्या बन गया आपके पास 120 डेसिबल। समझिएगा, वो साउंड जिसके बाद आपके कान में दर्द होना शुरू हो जाएगा, उसका लाउडनेस फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड के मुकाबले में कितना ज्यादा है, 120 डेसिबल। फेंटेस्ट वाले का क्या था 0 डेसिबल, इसका क्या है 120 डेसिबल, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 120 का। क्लियर हो गया, सेट है सर। तो जिस तरह मैंने आपको वहां पे बताया था ना, एक लिमिट ऑफ हियरिंग बताई थी कि उसकी इंटेंसिटी होती है 10 पावर माइनस 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर से लेके 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये लिमिट ऑफ हियरिंग बताई थी इंटेंसिटी में। इसी के अंदर, इसी को आपने कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, ये अपने डेसिबल के अंदर, लाउडनेस वाले स्केल में। तो 0 डेसिबल से लेके 120 डेसिबल तक का जो साउंड होता है, ये आपके कान में दर्द नहीं करता। आगे चल के हम पढ़ेंगे भी थोड़ी देर में कि जो आपकी नॉइज होती है वो 120 डेसिबल से ऊपर होती है। जो आप नॉर्मली बातचीत करते हो वो 30 डेसिबल के अराउंड होती है, जो विस्परिंग होती है वो 10 डेसिबल के अराउंड होती है। सिमिलरली जो आप कोई म्यूजिक सुनते हो वो आपका 40-50 डेसिबल के अराउंड होता है, ठीक है, जो हम लोग सुनते हैं घरों में 40-50 डेसिबल होता है। क्लियर है, चलो इतना ऐसा कॉपी कर लो, कुछ 2-3 क्वेश्चंस और करते हैं। अब देखो मेरा बेटा, मिसाल के तौर पे अगर आपको ये कहा जाए, थर्ड क्वेश्चन, आपको ये कहा जाए कि यार आपके पास ना पहले एक साउंड था, उसकी इंटेंसिटी आई नॉट थी और अब इंटेंसिटी बढ़ के हो गई है 100 टाइम्स ऑफ आई नॉट। पहले इंटेंसिटी क्या थी, आई नॉट थी, अब बढ़ के कितनी हो गई है 100 आई नॉट हो गई है। आपको बोला जाए कि बताओ भाई साउंड लेवल क्या होगा या डिफरेंस इन लाउडनेस क्या होगा। अब बोलोगे सर मसला ही कोई नहीं है, बीटा विल बी इक्वल टू 10 log बेस 10। अब आपके पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या हो गई है 100 आई नॉट, और पहले क्या थी भैया आई नॉट थी। क्लियर हो गया, आई नॉट से आई नॉट मर गया, ये क्या बनता है, बीटा विल बी इक्वल टू 10 log 100 को मैं लिख सकता हूं 10 पावर 2, जी सर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 10 पे ऐसी क्या पावर रखी जाए कि आंसर आ जाए 10 पावर 2, तो भैया 10 पे पावर 2 रखूंगा तभी 10 पावर 2 आंसर आ जाएगा। तो बीटा विल बी इक्वल टू 10 आया एज इट इज, और इस पूरी चीज का जो आंसर है वो 2 आ जाएगा। भैया फिर सुन लो, इसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो, वरना मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं करने का तरीका। इसका मतलब ये होता है, लॉग का मतलब ये है 10 पे ऐसी क्या पावर रखी जाए कि आंसर ये ब्रैकेट वाली चीज आ जाए। 10 पे ऐसी क्या पावर रखूं कि आंसर 10 पावर 2 आ जाए, तो 2 ही रखेंगे ना भैया। तो क्या आ गया आपके पास 20 डेसिबल। समझना, आपकी इंटेंसिटी देखो कितनी बड़ी है, आपकी इंटेंसिटी 100 गुना बड़ी है। पहले इंटेंसिटी कितनी थी आई नॉट, अब क्या हो गई 100 आई नॉट, 100 टाइम्स इंटेंसिटी बढ़ी है। लेकिन जो लाउडनेस है वो सिर्फ 20 डेसिबल बढ़ी है। इस पे लाउडनेस क्या होती है 0 डेसिबल, अब बढ़ के कितनी हो गई है 20 डेसिबल। लाउडनेस हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन क्या वो लाउडनेस हर एक के लिए एक जितना लाउड होगा, ये सब्जेक्टिव है। सिमिलरली मेरा बेटा, अगर आपको कहा जाता मिसाल के तौर पे कि आपके पास पहले से इंटेंसिटी आई नॉट थी और अब आपने इंटेंसिटी 1000 गुना बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी 1000 गुना इंटेंसिटी बढ़ा दी, बताएं आपके पास लाउडनेस में क्या चेंज आएगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको एक बार खुद से अटेम्प्ट कर लो। हम अपने क्वेश्चन के करीब आ गए काफी हद तक। 10 log और नई इंटेंसिटी क्या है 1000 आई नॉट, अपॉन में आ जाएगा मेरा बेटा आई नॉट। आई नॉट से आई नॉट क्या हो गया मर गया। इसे मैं क्या कहूंगा, इसे मैं कहूंगा बीटा विल बी इक्वल टू 10 log, और इसको क्या लिखूंगा, इसे लिख सकता हूं 10 पावर 3। 10 पे ऐसी क्या पावर रखी जाए कि आंसर आ जाए 10 पावर 3, तो 3 रखूंगा। तो बीटा विल बी इक्वल टू 10 और यहां पे आ गया 3, यानी कि 30 डेसिबल। समझिएगा गौर से, इसकी मेरा बेटा लाउडनेस क्या थी 0 डेसिबल, और यहां पे आने के बाद लाउडनेस क्या हो गई है 30 डेसिबल। तो कितना डिफरेंस आया है कुल मिला के, आपके पास डिफरेंस आया है 30 डेसिबल का।
इंटेंसिटी 1000 गुना बढ़ गई, यानी कि पहले हो सकता है 1 सेकंड 1 मीटर स्क्वायर में से 1000 जूल की एनर्जी पास कर रही थी, 1 जूल की एनर्जी पास कर रही थी, अब 1000 जूल की एनर्जी पास कर रही है, यानी इंटेंसिटी 1000 गुना बढ़ी है। और डेसिबल में चेंज कितना आया है? सिर्फ 30 डेसिबल का चेंज आया है। क्लियर हो गया बच्चे? आगे देखो, ये एक और मेरा बेटा एमसीक्यू के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, एमसीक्यू से क्वेश्चन पूछा गया या एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि पहली इंटेंसिटी थी आई नॉट, अब कितनी हो गई? 2 आई नॉट। इसको उन्होंने वर्डिंग में पूछा था, क्या कहा? उन्होंने कहा था कि भैया आपके पास, गौर से सुनना, और साथ उन्होंने ना इसमें ये बताया हुआ भी था, क्वेश्चन में ही बताया हुआ था कि जो log बेस 10 ऑफ 2 होता है ना, ये आपके पास 0.3 के बराबर होता है। क्वेश्चन में क्या कहा था? क्वेश्चन क्या था? वर्डिंग सुनो। कहते हैं इफ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज मेड ट्वाइस देन व्हाट विल बी द चेंज इन द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेव। सवाल समझ में आ रहा है? कहते हैं अगर इंटेंसिटी को ट्वाइस कर दिया जाए तो बताएं लाउडनेस कितना चेंज हो जाएगा। क्लियर है? कैसे करेंगे भाई? फॉर्मूला ये रहा, बीटा इज इक्वल टू 10 log, नई इंटेंसिटी कितनी है? 2 आई नॉट, पुरानी इंटेंसिटी कितनी है? आई नॉट। यही है, आई नॉट से आई नॉट मर गया, क्या बनता है? बीटा विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 2। अब देखो इसका मतलब क्या है, समझना, ये आप क्रॉस चेक भी करना जो चीज पढ़ा रहा हूं, मतलब ये जो आपको बार बार समझा रहा हूं, 10 के ऊपर ऐसी क्या पावर रखी जाए कि इसका आंसर 2 आ जाए। भैया आंसर वो आना चाहिए जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। यहां पे देखो 10 पे क्या पावर रखी जाए कि आंसर 10 पावर 2 आ जाए, तो आंसर था 2। भाई 10 पे पावर 2 रखोगे तो 10 पावर 2 आ जाएगा। 10 पे क्या पावर रखी जाए कि आंसर 10 पावर 3 आ जाए, तो आंसर था 3। अब यहां पे आंसर 2 नहीं होगा, क्यों भैया? अगर तुम 10 पे पावर 2 रखोगे तो आंसर 2 थोड़ी आएगा, फिर तो 100 आएगा आंसर। 10 पे क्या पावर रखी जाए कि आंसर 2 आ जाए? वैसे उन्होंने सवाल में डायरेक्टली दिया हुआ था कि log बेस 10 इंटू 2 क्या होता है? 0.3 होता है। तो आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू रख दोगे यहाँ पे 0.3, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.3, ये आपके पास कितना बनता है? साउंड लेवल आता है इसका 3 डेसिबल। तो क्या सीखा आपने? आपने ये सीखा कि जैसे ही इंटेंसिटी 2 गुना बढ़ाई जाएगी तो आपका लाउडनेस कितना बढ़ेगा? 3 डेसिबल। इंटेंसिटी को 4 गुना बढ़ाओगे तो ये कितना बढ़ेगा? 6 डेसिबल। रोक के यहीं पे वीडियो को चेक करो और मुझे कमेंट में बताना कि आ रहा है या नहीं। अगर इंटेंसिटी क्वाड्रपल्ड हो जाए, 4 गुना बढ़ जाए, आई नॉट से बढ़ के 4 आई नॉट हो जाए, तो ये आना चाहिए 6 डेसिबल। चेक करना, log बेस 10 इंटू 4 का आंसर होता है 0.6। अब चेक भी करने को जो मैं बोल रहा था वो चेक भी कर सकते हो। क्या? देखो इन्होंने क्या लिखा है, log ऑफ 2 क्या होता है? 0.3। तो देखो अगर मैं 10 के ऊपर 0.3 पावर डालूंगा तो इसका आंसर तकरीबन आना चाहिए 2 के बराबर। कॉन्सेप्ट तो फील आ रहा है? इतना ऐसा कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब इसी तरह से मेरा बेटा एक सवाल और मासी में आया हुआ है कि आपको कहता है फॉर एग्जांपल जो आपका साउंड लेवल है ना वो है 1 डेसिबल हो गया। साउंड लेवल क्या है? डिफरेंस इन द लाउडनेस ऑफ 2 साउंड्स। और वो कब हुआ होगा? भैया आपने इंटेंसिटी बढ़ाई होगी, अभी ये तो देखा, पहले एक इंटेंसिटी थी, जैसे ही आप इंटेंसिटी ऑफ साउंड बढ़ाओगे तो लाउडनेस क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ये कहता है आपका साउंड लेवल हो गया 1 डेसिबल, यानी कि लाउडनेस ऑफ साउंड में चेंज कितना आया? 1 डेसिबल का। आपको कहता है बताइए आपकी जो इंटेंसिटी है वो कितने % बढ़ी है। सवाल समझ में आ रहा है? इंटेंसिटी कितने % बढ़ी है। मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, जैसे मैंने अभी यहां बताया कि इंटेंसिटी ट्वाइस होगी तो इसका मतलब लाउडनेस में 3 डेसिबल का चेंज आएगा। सिमिलरली आपकी जो इंटेंसिटी है वो अगर आपके पास क्वाड्रपल्ड होगी, 4 गुना बढ़ेगी, तो लाउडनेस में 6 डेसिबल का चेंज आएगा। मैं लिखने को डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकता था लेकिन फिर फील नहीं आती। सिमिलरली इसका भी डायरेक्ट रिजल्ट है, 26% आंसर आएगा। अगर लाउडनेस 1 डेसिबल बढ़ रही है इसका मतलब इंटेंसिटी पहले के मुकाबले में 26% बढ़ी है। लेकिन इसको हम निकाल के चेक करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। और ये एमसीक्यू क्लास 10 के पेपर में पूछा गया था, अभी 2 साल पहले लाहौर बोर्ड के पेपर के अंदर। आपको ये एमसीक्यू उनके ऑब्जेक्टिव सेक्शन में मिल जाएगा। सही है? क्या कहते हैं? साउंड लेवल 1 डेसिबल है, मतलब समझना लाउडनेस चेंज हुई है बाय 1 डेसिबल। पहले जो भी लाउडनेस थी, मान लो पहले लाउडनेस x थी, अब x प्लस 1 डेसिबल हो गई है। तो आपको कह रहा है बताओ इंटेंसिटी कितना बड़ी होगी। तो भाई साहब फॉर्मूला क्या है? बीटा इज इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाय आई नॉट। सही हो गया? क्लियर है? अच्छा, अब अगर इसको मैं करता हूं, ये बीटा का जगह पे क्या आ जाएगा भैया? 1 डेसिबल। सर 1 क्यों आया? अरे भैया यही तो साउंड लेवल है, यही तो चेंज इन लाउडनेस आ रहा है। ये हो गया 10 log I डिवाइडेड बाय आई नॉट। क्लियर हो गया बच्चे? 1/10 कर दिया यहाँ पे आपने। ये हो गया आपका log
आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। क्लियर है बच्चे? अब 1/10 का मतलब क्या होता है? 0.1 लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। अब क्या करें सर? एंटी लॉग अप्लाई करें। एंटी लॉग का मतलब होता है 10 की पावर अप्लाई करना। सही है? जब आप एंटी लॉग अप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 10 की पावर 0.1। आप करके देख लो, एंटी लॉग का मतलब यही होता है। एंटी लॉग यहाँ लॉग को खत्म कर देगा, ये हो जाएगा आई डिवाइडेड बाय आई अपॉन आई नॉट। ठीक है, आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। एंटी लॉग अप्लाई किया तो ये हो गया मेरा बेटा, ये एंटी लॉग के बाद की सूरत हाल है जब इस पे एंटी लॉग अप्लाई किया। एंटी लॉग का मतलब क्या है? 10 पावर अप्लाई करना। और 10 क्यों चल रहा है? क्योंकि इसकी बेस 10 है, ये बेस 5 होती है तो 5 की पावर पे चले जाते हैं। ठीक है, खैर अब 10 पावर 0.1 जो होता है ना, ये मेरा बेटा हमारे पास होता है 1.26 और ये हमारे पास है आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। क्लियर हो गया? आई नॉट को वहां फेंक देंगे तो आई का नया वैल्यू चेक करो क्या आ रहा है। आई का नया वैल्यू आ रहा है 1.26 आई नॉट। सर इससे 26% कैसे पता चल रहा है? आहिस्ता आहिस्ता। आई का नया वैल्यू क्या आ रहा है मेरा बेटा? पहले तो आप चेक कर लो कि आपके पास 10 की पावर 0.1 यही आ रहा है। सर ये याद करना पड़ेगा मेरा बेटा, ये बस एक ही क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ी सी चीज़ जहन में रखनी पड़ेगी। पूछेगा नहीं क्योंकि एक बार हम रिजल्ट निकालेंगे तो रिजल्ट आपके जहन में वैसे ही फिट हो जाएगा, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1.26 आई नॉट। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 + 0.26 इंटू आई नॉट। बोल भाई, लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर भेज दे, ये बनेगा आई नॉट प्लस 0.26 आई नॉट। ऐसे लिख सकता हूं, आई नॉट प्लस 26/100 इंटू आई नॉट। लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकते हैं ना भाई। 26/100 का मतलब यही है, आई नॉट प्लस 26% आई नॉट। चेक करो, ये जो आई नॉट लिखा भाई ये क्या है? ये थी मेरा बेटा आपके पास पहली इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी कितनी हो गई? 1.26 आई नॉट। चेंज कितने का आया है? 26% का चेंज आया है। यानी कि अगर जो भी अभी साउंड की करंट इंटेंसिटी है आप उसकी 26% इंटेंसिटी बढ़ा दो तो लाउडनेस कितना बढ़ेगा? 1 डेसिबल। इफ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस बाय हाउ मच? 26%, तो लाउडनेस कितना बढ़ेगा? 1 डेसिबल। क्लियर है? अब आपका टास्क है, आपने बताना है लाउडनेस 2 डेसिबल कब बढ़ेगा। इसी तरह से परसेंटेज निकालना और कमेंट में मुझे बता देना। क्लियर है? और आप में से जितने लोगों ने वर्क पावर एनर्जी के लेक्चर लिए हुए, ये सब चीजें हमने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए भी यही सारे काम किए थे, वही सब कुछ यहां भी चल रहा है। क्लियर है? कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, नस 2021 में पूछा गया एक क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन जो आपने अभी तक जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, सारा का सारा इसमें आपका टेस्ट हो रहा है। कहता है अ पॉइंट सोर्स ऑफ साउंड इमिट्स अ कांस्टेंट पावर। एक सोर्स ऑफ साउंड है जो कि कांस्टेंट पावर से साउंड इमिट कर रहा है विद इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। नहीं भी बताता तो हमें पता था कि इंटेंसिटी का क्या सीन है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। By how many decibels the sound intensity level drop? By how many decibels the sound intensity level drop when you move from point x1 to x2? Distance of x2 from the source is 2 times the distance of x1 from the source. आपको कह रहा है भैया यहां पे आपके पास मान लीजिए एक कोई सोर्स है मेरा बेटा, एक सोर्स है, इससे कुछ फासले के ऊपर एक पॉइंट है, लेट्स से द पॉइंट इज x1। इससे कुछ और फासले के ऊपर एक पॉइंट है, लेट्स से द पॉइंट इज x2। कहते हैं सोर्स से लेके पॉइंट x1 तक का फासला अगर y है तो सोर्स से लेके x2 तक का फासला जो है ना वो आपके पास क्या हो गया? 2y हो गया। ये मैंने खुद नाम दिया है y2y का। क्यों? इसने कहा डिस्टेंस ऑफ x2 फ्रॉम द सोर्स इज 2 टाइम द डिस्टेंस ऑफ x1 फ्रॉम द सोर्स। जो x1 का फासला है सोर्स से, उसके मुकाबले में x2 का फासला क्या दिया हुआ है? 2 गुना दिया हुआ है। कह रहे हैं कि आपने मालूम क्या करना है, ये सुने सवाल। कहते हैं by how many decibels the sound intensity level will drop। यानी कि मान लो मेरा बेटा यहां पे साउंड इंटेंसिटी का लेवल है β1, बीटा से शो करते हैं, और यहां पे साउंड इंटेंसिटी का लेवल क्या है? β2। तो कह रहा है आपने डिफरेंस इन द 2 साउंड लेवल्स मालूम करना है। फिर पढ़ो, बाय हाउ मेनी डेसिमल द साउंड इंटेंसिटी लेवल ड्रॉप। ड्रॉप तो होगा ना, आप इस पॉइंट पे जाओगे तो यहां पे जाहिर है इंटेंसिटी का लेवल कम होगा, लाउडनेस कम होगी। यहां ज्यादा होगी तो आप β2 माइनस β1 करोगे तो वो क्या आएगा? ड्रॉप आएगा आंसर। क्लियर है? आगे आपको दिया हुआ है टेक लॉग ऑफ 1/4 इज इक्वल टू -0.6 और 4 ऑप्शन दिए हुए, -4 डेसिबल, -6, -2, -8। क्लियर है? वीडियो को आपने पॉज करना है और इस सवाल को एक सिंसियर अटेम्प्ट लाजमी देना है।
जितना कुछ अब तक पढ़ा है ना सब यहां पे इस्तेमाल होगा, और इसके बाद हम लाउडनेस को क्लोज करके पिच और क्वालिटी पे थोड़ी सी बात करेंगे। पिच के अंदर और क्वालिटी में कोई इतने लंबे फॉर्मूले नहीं है, ठीक है। चलो देख लो भैया, दे दी एक बार सिंसियर ट्राई। अब देख लो इधर, अब देखो भाई साहब, अगर मैं पहले x1 की बात करूं, अब यहां पे देखो मेरा बेटा, आपके पास ना तीन चीजें हैं जो मैं डिफाइन कर रहा हूं, समझना गौर से। तीन चीजें, एक मेरा बेटा आपके पास आई नॉट है, जिसकी बेस के ऊपर या जिसको रेफरेंस मानते हुए हमने हमारा वेबर फ्रेशनर लॉ पढ़ा था। एक मेरा बेटा आपके पास है इंटेंसिटी I1, एक है इंटेंसिटी I2। सर ये कैसे पता चला? अभी आपको ही पता चल जाएगा। I1 इंटेंसिटी x1 पॉइंट पे आ रही है, I2 इंटेंसिटी x2 पॉइंट पे आ रही है। साउंड लेवल की जो आपने अभी इक्वेशन पढ़ी है, बीटा इज इक्वल टू 10 log I अपॉन I नॉट, यानी कि आप फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड से कंपेयर करके सबकी लाउडनेस बता रहे होते हो उस इक्वेशन में। तो तीन चीजें हो गई। देखो, जब आप यहां पे बीटा 1 की वैल्यू लिखते हो तो बीटा 1 के लिए आप लिखोगे x1 पॉइंट पे जो इंटेंसिटी आ रही है, यानी कि 10 log I1 बाय I नॉट। भाई साहब समझ आ गई बात? सिमिलरली जब आप बीटा 2 की वैल्यू लिखोगे, दैट विल बी 10 log I2 बाय I नॉट। पॉइंट समझ में आया? I नॉट फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, जो हमारा रेफरेंस है, जिसकी मदद से आप डिफाइन करते हो। क्लियर है? अब आपको क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई अगर मैं यहां से यहां जाता हूं तो मुझे बताओ साउंड लेवल में क्या डिफरेंस आएगा। साउंड लेवल में डिफरेंस आने का मतलब क्या है? यहां का साउंड लेवल बीटा 2, यहां का साउंड लेवल बीटा 1, इनमें डिफरेंस पूछ रहा है आपसे। क्या करेंगे भाई साहब? आ जाओ। तो क्या बनेगा ये 10 log I2 बाय I1 माइनस 10 log, और यहां पे क्या आ जाएगा I1 बाय I नॉट। भाई साहब नजर आ रहे पीछे से? 10 log I2 बाय I1, 10 log I1 बाय I नॉट। क्लियर है? यहां से मैं 10 कॉमन निकाल सकता हूं, बिल्कुल ऐसे ही है। बीटा 2 माइनस बीटा 1, 10 कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में क्या बचता है? log I2 बाय I1 माइनस log I1 बाय I नॉट। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले जब मैं डेरिवेशंस पढ़ा रहा था। प्रॉपर्टी थी log m माइनस log n की प्रॉपर्टी, कि जब log m माइनस log n लिखा हो, आप log m अपॉन n लिख सकते हो। और मैंने कहा था हाथ क्या चेक भी कर लेना, आंसर आपका सेम आ रहा होगा। तो 10 बाहर रहने दो, इसको मैं लिख सकता हूं log, गौर से देखना, ये m है तो I2 डिवाइडेड बाय, ये I1 कहां से आ गया भैया? ये I नॉट होगा ना, ये तो आई एम वेरी सॉरी यार, ये I नॉट होगा, ठीक है, ये I नॉट होगा। ये देखो ना, ये I नॉट है, ठीक है भैया। I2 डिवाइडेड बाय I नॉट होल डिवाइडेड बाय, ये n है तो क्या बन जाएगा? I1 डिवाइडेड बाय I नॉट। क्लियर है? I नॉट से I नॉट मर गया तो क्या आ रहा है? बीटा 2 माइनस बीटा 1 विल बी इक्वल टू 10 log I2 डिवाइडेड बाय I1। क्लियर है? आप जितने भी सॉल्यूशन देखोगे ना NUST 2021 के डिफरेंट कोचिंग के, उन्होंने ये फॉर्मूला डायरेक्टली लिखा हुआ है। अब बच्चा वहां पे अपना सर फोड़ रहा होता है कि हम किसी किताब में देखें, कहीं पे भी देखें, नोट्स में देखें, जो वेबर फ्रेशनर लॉ लिखा है उसमें लिखा है बीटा इज इक्वल टू 10 log I अपॉन I नॉट। ये कौन सा फॉर्मूला अचानक से इसके सॉल्यूशन में नाजिल हो गया? तो ये यहां से आया है। पॉइंट समझ में आया? यहां पे आपके पास एक इंटेंसिटी लेवल था, यहां दूसरा इंटेंसिटी लेवल है। आपने दोनों इंटेंसिटी लेवल का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, उसको लेके आप चले एक लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई करी जो डेरिवेशन में पड़ी थी, वो यहां लगा दी उठा के। क्लियर हो गया? अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है बस, अब तो हो गया सारा सवाल। ठीक है, इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, अब क्या कहा हुआ है आपको? कहता है इंटेंसिटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। ठीक हो गया? नजर आ रहा है? यहां से अगर मैं बना लूं शॉर्टकट, तो I1 डिवाइडेड बाय I2, I और R का रिलेशन इनवर्स है, तो I1 के लिए R1 नीचे आएगा, I2 के लिए R2 कहां आएगा? ऊपर आएगा, और ऊपर क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। ये रिलेशन यहां से बन गया। क्लियर है? अब वैल्यूज पुट कर दे भाई यहां पे। I1 डिवाइडेड बाय I2 विल बी इक्वल टू R2 देखो कितना दिया हुआ है, R2 है x2 का डिस्टेंस सोर्स है, तो ये दिया हुआ है आपको 2y, और वो कितना दिया हुआ है? x1 वाला, वो दिया हुआ है आपको y। सही किया है ना? R2 की जगह 2y और y। ठीक है, y से y मर गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। I1 डिवाइडेड बाय I2 आपके पास आता है 4/1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। मुझे चाहिए I2 अपॉन I1 की वैल्यू, तो अगर मैं इन दोनों को पलट देता हूं तो बनेगा I2 डिवाइडेड बाय I1 विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। यहां लाके पुट करो, बीटा 2 माइनस बीटा 1 विल बी इक्वल टू 10 log ऑफ 1/4।
लॉग ऑफ 1/4 की वैल्यू आपको गिवन है। लॉग 1/4 की वैल्यू क्या है, ये सवाल में लिख के आई हुई थी। तो β2 माइनस β1 विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 0.6, मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आएगा माइनस का 6। और चूंकि इंटेंसिटी लेवल का है और हम जो इक्वेशंस यूज कर रहे हैं ये वाली, ये 10-10 वाली, इनका यूनिट क्या होता है, डेसिबल होता है। अगर ये 10 ना होता तो फिर यूनिट क्या होता, बेल होता। तो माइनस का 6 डेसिबल हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। तो आपने चेक किया एग्जामिनर कैसे आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है। और जब आप अब अगली बार सॉल्यूशन देखो ना किसी कोचिंग के नोट्स में और ये डायरेक्टली क्वेश्चन लिखी हुई हो, तो समझ जाना भाई ये पीछे उसका बैकग्राउंड था। ये डिफरेंस ऑफ इंटेंसिटी लेवल बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाला है। अगर आपसे किसी भी एक आवाज का साउंड लेवल पूछेगा, इसका मतलब वो लाउडनेस का डिफरेंस मांग रहा है फ्रॉम द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। यहां पे वो इन दो आवाजों का इंटेंसिटी लेवल का फर्क मांग रहा है कि इसका क्या इंटेंसिटी लेवल है, इसका क्या है, इन दोनों का डिफरेंस बताओ। क्लियर हो गया? एक तरह से इन दोनों की लाउडनेस का फर्क पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो ना β2 माइनस β1 से यहां पे जो आवाज है और यहां पे जो आवाज है इसके लाउडनेस का डिफरेंस मिल रहा है। कैसे सर, ये भी साबित कर देता हूं आपको। देखो इसको देखो, β2 का मतलब क्या होता है भाई, यहां पे जो आवाज आ रही है L2 माइनस L0, यही है ना β2 का मतलब। भैया इस पॉइंट पे जो साउंड लेवल है इसका मतलब क्या है, डिफरेंस इन बिटवीन द लाउडनेस ऑफ टू साउंड, एक तो जो यहां पे आ रही है और दूसरी आपकी फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। β1 का मतलब क्या है, L1 माइनस L0। β1 का मतलब जो आवाज यहां पे आ रही है इसकी लाउडनेस का फर्क बताना है फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड से, तो यही हो जाएगा। जरा इसे एक्सपेंड करना, ये β2 माइनस β1 लिखा है, L2 माइनस L0 माइनस का L1 माइनस माइनस प्लस L0, L0 से L0 मर गया, क्या बनता है L2 माइनस का L1। वही बात तो मैं बता रहा था, जब आप इन दोनों का इंटेंसिटी लेवल आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप बेसिकली इन दोनों का साउंड का जो लाउडनेस का डिफरेंस है वो आप यहां से कैलकुलेट कर रहे हो। दिमाग के ढक्कन शक्कन खुल गए, कॉपी कर लो। आगे चलते हैं, पिच और क्वालिटी पे बात करते हैं एंड देन वी आर डन। अब बच्चे हमारा जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज द पिच ऑफ द साउंड। जैसे लाउडनेस था, लाउडनेस की बेस पे आप ये तय कर रहे थे कौन सी आवाज ज्यादा लाउड है, कौन शाउट है, कौन विस्पर है। पिच की बेस पे आप ये तय करते हो कौन सी आवाज बारीक है, पतली है और कौन सी आवाज मोटी है। कुछ आवाजें बारीक होती हैं, जैसे आपने अगर पियानो या वायलिन भी देखा हो तो उसमें कुछ नोट्स होते हैं जो ऐसे होते हैं टी 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 ऐसे करके, कुछ होते हैं जो ढम ढम भम ऐसे ऐसे। तो जो मोटी और पतली आवाज का कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज द पिच ऑफ द साउंड। और पिच जो है, जैसे लाउडनेस इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, पिच वैसे ही मेरा बेटा डिपेंड करती है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली पिच भी क्या होगी, ज्यादा होती जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको वेव फॉर्म बना के दूं, एक वेव फॉर्म मैंने आपके लिए ये बना दी, ठीक है, मिसाल के तौर पे अब समझिएगा जरा। यहां पे देखो मेरा बेटा, मैंने यहां पे जो एम्पलीट्यूड है ना वो सेम रखा है। ये आवाज एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस हो रही है जो एक ही एम्पलीट्यूड के नोट दे रहा है। देखो एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, एम्पलीट्यूड ये डिस्टेंस होता है, ये सेम रखा हुआ है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। आप यहां देखोगे तो एक सेकंड में दो वेव्स हैं, ये पहली वेव, ये दूसरी वेव, यानी कि 2 वेव्स पर सेकंड है। यहां चेक करो, 1 2 3 4, कितनी है, इसको पूरा मुकम्मल कर लो, 4 वेव पर सेकंड है। तो क्या ये एक ही इंस्ट्रूमेंट से आवाज आ रही है, एम्पलीट्यूड सेम है, इंटेंसिटी सेम है, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या यहां पे बच्चे फ्रीक्वेंसी सेम है? नहीं। तो ये वाली आवाज, इसका पिच कम होगा और इसका पिच ज्यादा होगा। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो पिच जितना बढ़ती जाएगी आवाज उतनी बारीक होती जाएगी। पिच, इसको हम यूं भी कहते हैं आवाज का ग्रेव होना। ग्रेव होने का मतलब है मोटी आवाज होना, और जो बारीक आवाज होती है, बारीक आवाज, इसको हम यूं भी कहते हैं कि इसके अंदर मेरा बेटा आपके पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ज्यादा होता है। जनरली आपके पास जो मर्द हजरात होते हैं, मेल वॉइसेस होती हैं, मेल वोकल कॉर्ड्स होते हैं, उनकी आवाज ग्रेव होती है, ठीक है। और जो खवातीन होती हैं उनकी आवाज बारीक होती है, कानों में चुभने वाली। किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं निकालना, मैं वैसे बता रहा हूं। अगेन, पिच एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्टिव है। फ्रीक्वेंसी आप मेजर कर सकते हो, पिच सब्जेक्टिव क्यों है? देखो भैया, हो सकता है एक कोई गुलकारा है, एक कोई सिंगर है, फीमेल सिंगर, उसकी आवाज आपको बहुत पसंद है। अब उसकी आवाज आपको चुभेगी नहीं, बारीक नहीं लग रही होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है?
तो फ्रीक्वेंसी का फर्क है, बताने का मकसद ये है। क्लियर है? तो कुछ आवाजें बारीक होती हैं, कुछ आवाजें मोटी होती हैं, कुछ पतली होती हैं, कुछ मोटी होती हैं। वो कैसे पता चलता है? हमें पिच से पता चलता है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं, क्वालिटी और टिम्बर पे बात करते हैं। अब देखो बच्चे, क्वालिटी और टिम्बर पर जाने से पहले एक चीज जल्दी से रिवाइज कर लो। लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रहा था? इंटेंसिटी पे, एम्पलीट्यूड पे, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स पे, सरफेस एरिया पे, डेंसिटी पे, इन चीजों पे। और लाउडनेस से पता क्या चलता है? कौन शाउट कर रहा है, कौन विस्पर कर रहा है। पिच किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे। और फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? सोर्स के ऊपर। जाहिर है जो वाइब्रेटिंग बॉडी है फ्रीक्वेंसी वो सेट करता है। फिर हमने पढ़ा पिच से, पिच है क्या? पिच वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश करते हो बिटवीन अ ग्रेव साउंड एंड अ श्रिल साउंड, एक्यूट साउंड और एक मोटी आवाज में आप डिस्टिंग्विश करते हो। जनरली खवातीन की आवाज हाई पिच होती है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की होती है। जो आदमी लोग होते हैं उनकी आवाज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसी होती है? कम होती है, ग्रेव होती है। ठीक है, अब वंस अगेन मैं यही कहूंगा बार बार, भैया किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये मैं वही बात बता रहा हूं जो आपकी किताब में लिखा हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपने यही बताना है, एक चीज। दूसरी चीज, ये सब्जेक्टिव क्वांटिटी है। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि एक आवाज आपको कानों में बुरी लग रही हो, या चुभ रही हो, या श्रिल हो रही हो, एक्यूट हो रही हो, लेकिन किसी और को नहीं लग रही हो वो आवाज। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इन दो चीजों को क्लियर हो गया। अच्छा, लाउडनेस और पिच के अंदर ध्यान में रखिएगा कि आपके पास अभी तक हमने ना इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं किया था। लाउडनेस में क्या था? एक ही इंस्ट्रूमेंट से आवाज आ रही है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं चीख रहा हूं और मैं ऐसा बोल रहा हूं, तो आप लाउडनेस की बेस पे डिफर कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट एक ही है। सिमिलरली मैं कोई पियानो बजा रहा हूं, पियानो में कुछ नोट होते हैं टी टी करके, ये बारीक आवाजें दे रहे हैं। कुछ नोट होते हैं जो मोटी आवाज दे रहे हैं, ढम ढम करके। पियानो में होते हैं ना डिफरेंट नोट्स। एक ही इंस्ट्रूमेंट से आवाज आ रही है, आप लेकिन डिफर कर रहे हो लाउडनेस और पिच की बेस पे। अब क्वालिटी क्या है आपके पास? क्वालिटी को क्वालिटी भी कहते हैं, इसको टिम्बर भी कहते हैं, और ये वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है। अभी समझते हैं इसको भी। ये मेरा बेटा वो कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहले नोट्स में डालो। ये वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी बेसिस पे आप दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की आवाजों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। मतलब एक बंदा आपके सामने हारमोनियम बजा रहा है, एक बंदा आपके सामने तबला बजा रहा है, आप आवाज सुन के पहचान लोगे या नहीं? बिल्कुल पहचान लोगे। एक गिटार बजा रहा है, एक वायलिन बजा रहा है, पहचान लोगे? बिल्कुल पहचान लोगे। एक ढोल बजा रहा है और एक आपके पास कोई और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, पहचान लोगे? बिल्कुल पहचान लोगे। भले उन दोनों का इंटेंसिटी एक बराबर हो, साउंड का लाउडनेस एक बराबर हो, फ्रीक्वेंसी एक बराबर हो, पिच एक बराबर हो, फिर भी आप पहचान लोगे ये आवाज वायलिन की है या ये आवाज इसकी है। वजह क्या है? उसकी वेव फॉर्म अलग अलग होती है। जैसे मिसाल के तौर पे देखो जरा, यहां पे मान लो बच्चे एक वेव फॉर्म आपके पास ऐसे है, ठीक है, एक वेव फॉर्म आपके पास ऐसे है। अब देखो एक वेव फॉर्म ऐसे, ये मैंने तीन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की वेव फॉर्म आपके सामने बनाई है। आप नोट करो, इन तीनों की फ्रीक्वेंसी देखो, एक सेकंड में एक साइकिल है, सबके एक सेकंड में एक साइकिल, एक सेकंड में एक साइकिल, एक सेकंड में एक साइकिल। सबकी देखो एम्पलीट्यूड सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, तो लाउडनेस भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है। लेकिन उसके बावजूद ये किसी और इंस्ट्रूमेंट की है, ये किसी और की है, ये किसी और की है, क्योंकि वेव फॉर्म अलग अलग है। तो आपका दिमाग इस वेव फॉर्म की बेस पे फैसला करेगा कि ये इंस्ट्रूमेंट आपका कौन सा है। ये कहलाती है मेरा बेटा क्वालिटी या टिम्बर। सही हो गया? समझ आती है बात की? तो हमने मेरा बेटा टोटल तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। लाउडनेस जिसमें सबसे ज्यादा बात हुई, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। लाउडनेस सब्जेक्टिव क्वांटिटी है। अच्छा एक चीज और इस पे आता बताता हूं, और इंटेंसिटी ऑब्जेक्टिव है। कोई आवाज कितनी लाउड है या कितनी हल्की है ये सिर्फ कान पे डिपेंड करता है, और हर बंदे के लिए ये डिफरेंट हो सकता है। पिच या फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ऐसे ही। जनरली आपके पास जो खवातीन होती हैं उनकी हाई पिच साउंड होती है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, एक सेकंड में ज्यादा साइकिल्स प्रोड्यूस करेंगी। जो मर्द हजरात हैं उनकी लो पिच साउंड होती है, एक सेकंड में कम फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्टिव है, पिच लेकिन कैसी है? सब्जेक्टिव है। किसी को आवाज चुभेगी, किसी को आवाज नहीं चुभेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्वालिटी और टिम्बर में भी ऐसे ही है। यहां पे हम तय करते हैं, म्यूजिक और नॉइस का फैसला करते हैं क्वालिटी और टिम्बर की बेस पे। किताब वालों ने लिख के दिया हुआ है कि आपके पास जो म्यूजिक और नॉइज होता है, म्यूजिक के बारे में कुछ और कहते हैं, नॉइज के बारे में कुछ और कहते हैं। म्यूजिक के बारे में कहते हैं जो आपके पास एक रेगुलर, पीरियोडिक, एक कंटिन्यूअस वेव फॉर्म होती है ना, रेगुलर, पीरियोडिक, कंटिन्यूअस वेव फॉर्म। जैसे ये है, रेगुलर है,
पीरियोडिक है, आगे रिपीट हो रही है, कंटिन्यूस वेव फॉर्म है, बीच में कोई ब्रेक नहीं आया हुआ, इसको कहते हैं किताब वाले कि ये क्या है मेरा बेटा, म्यूजिक है। ये यहां से तय होता है क्वालिटी या टिम्बर की मदद से। और अगर आपके पास कोई इर्रेगुलर है, नॉन पीरियोडिक है, यानी कि रिपीट नहीं हो रही, अपनी मर्जी से चल रही है, और डिसकंटिन्यूस है, इसको किताब वाले कहते हैं ये क्या है आपके पास, नॉइज है। अब अगेन मैं यहां पे यही बात करूंगा कि ये आपके पास सब्जेक्टिव है। देखो आजकल जिस तरह का म्यूजिक अमूमी तौर पे हमारे छोटे भाई बहन सुनते हैं, वो हम लोगों को तो कतई बेहुदा लगता है, बहुत बेहुदा लगता है। उनके लिए वो म्यूजिक है और हमारे लिए वो क्या है, नॉइज है। गेटिंग माई पॉइंट? तो वही सेम चीज है, उसे वो म्यूजिक लग रहा है, हमें वो क्या लग रहा है, नॉइज लग रहा है। तो ये क्वालिटी और टिम्बर के अंदर भी जो आप म्यूजिक और नॉइज का फैसला करते हो, दिस इज अगेन सब्जेक्टिव। हाँ, आप वेव फॉर्म प्लॉट कर सकते हो, ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये किसी के लिए म्यूजिक है और किसी के लिए क्या है, नॉइज है। जैसे किताब वाले ये भी कहते हैं कि जो साउंड आपके पास 120 डेसिबल से ऊपर जाती है वो क्या है, नॉइज है। उसका रीजन क्या है कि वो कान में दर्द प्रोड्यूस करता है। सेम मैं यहां पे वही बात कहूंगा, जो आपका छोटा भाई या बहन पॉप म्यूजिक सुन रहा होता है, वो आपके सर में दर्द कर रहा होता है, लेकिन वो सारा दिन उसके साथ बैठ के चीजें भी सॉल्व कर रहा होता है। तो ये सब्जेक्टिव क्वांटिटी है। ठीक हो गया भैया, क्लियर हो गया? यहां तक की बात हमें सारी अच्छे से समझ में आती है। तो ये था मेरा बेटा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड का एक छोटा सा लेक्चर, जिसमें जो मेन टॉपिक था वो वेबर फ्रेशनर इक्वेशन थी, जो हमने अच्छे से तसल्ली से डिटेल से देख लिया। अगला टॉपिक हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का होगा, जिसमें हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ऊपर बातचीत करेंगे और उसको यूज करते हुए आगे फिर स्टैंडिंग वेव्स का तस्करा करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए पढ़ते पढ़ाते रहो, खुश रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।